उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वेबसाइट बी है वो अपना डेटा प्रोवाइड कर देती है वेबसाइट ए को कि आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस डेटा, अब आप काइंडली सेंड अ बैंक लिंक। तो अपना एक बैकलिंक जनरेट कर लो जो आप मेरी वेबसाइट पे सेंड करो। तो क्या होता है, जो वेबसाइट ए होती है वो बैकलिंक सेंड कर देती है वेबसाइट बी पे। तो फर्स्ट थिंग ये हो सकती है। सेकंड ये पॉसिबिलिटी है कि जो वेबसाइट ए है, ऑल्दो कि वो डिजिटल मार्केटिंग का डेटा प्रोवाइड कर रही है, लेकिन लेट सपोज कि उसके पास कोई एक टॉपिक है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसने चेक किया वेबसाइट बी को और उसको ये फाइंड आउट हुआ कि नहीं, वेबसाइट बी का जो कंटेंट है रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग और उस टॉपिक से रिलेटेड वो बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहा है, वो डिलीवर हो रहा है, वो समझ में आ रहा है। तो उस कंडीशन में वो क्या करती है कि अपना जो टॉपिक होता है, जैसे मान लो कि अगर हम बात करते हैं एसईओ की, तो वो वाला जो टॉपिक है सीधे उसका एक बैकलिंक क्रिएट कर देगी वेबसाइट बी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली बैकलिंक क्या है, जब एक लिंक फ्रॉम वेबसाइट ए से वो ट्रांसफर कर रहा है उसको वेबसाइट बी पे, तो वेबसाइट बी के लिए जो लिंक आ रहा है फ्रॉम वेबसाइट ए इज बेसिकली अ बैकलिंक। ठीक है, अब बैकलिंक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है फाइन, लेकिन बैकलिंक से इंप्रूवमेंट आता क्या है? तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो आपका बैकलिंक है ना, ये आपका ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसपे हमारा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता। इससे पहले जो हमने प्रीवियस सेक्शन में कवर किया था वो सारे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन थे, तो उनमें तो हमें कहीं प्रॉब्लम थी नहीं क्योंकि वो हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन ये वो मेथड है जिसको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये जनरेट हो रही है दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम यूज करते क्यों है, बात क्वेश्चन ये था। तो हम यूज इनको इसलिए करते हैं क्योंकि जब सर्च इंजन आपका होता है ये आइडेंटिफाई करता है, तो अगर इसको लगता है कि ये पर्टिकुलर जो पेज है, लेट सपोज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो पेज है, इस पे 7 बैकलिंक्स हैं और ये 7 के 7 बैकलिंक्स जो आए हैं ये क्रिएट होकर आ रहे हैं किसी अच्छी रेप्यूटेड वेबसाइट से जिनका जो डेटा है वो बहुत यूनिक है, वेल रिटन डेटा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वेबसाइट बी होती है उसकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है सर्व पे। तो इसलिए बैकलिंक का जो कंसेप्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर आपको ये क्लियर हो गया हो, बैकलिंक के बाद आता है हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली आपका बैकलिंक सबमिशन। तो बैकलिंक सबमिशन होता क्या है, तो उसके लिए पहले आपको एक्सप्लेन करेगा कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, उसके बाद हम बैकलिंक सबमिशन पे आएंगे। ठीक है, अब बैकलिंक सबमिशन क्या कहता है? इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिंक्स बना दिया आपके पेज पे, अब यू आर सबमिटिंग दीज लिंक टू द सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, सर्च पे आप कर रहे हो या आप गूगल को कह रहे हो कि जितने भी सर्च इंजन है, याहू है, बिंग है, आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो कि हमारे बैकलिंक्स क्रिएट हो गए, अब इनको इंडेक्सिंग कर लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी हम क्या करते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक्स क्रिएट कर लिए, ठीक है, या हमारी वेबसाइट पे नॉट क्रिएट, हमारी वेबसाइट पे बैकलिंक्स हैं, अब हम क्या करते हैं, हम पूरा जो हमारा वेबसाइट होती है या तो उसको हम सबमिट कराते हैं गूगल को। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर पेज है जिसपे अपडेशन हुआ है, जिसपे आपको लगा है कि उस पर्टिकुलर पेज के लिए कुछ बैकलिंक्स क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें भी नहीं पता चलता कि हमारी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन बैकलिंक्स जब क्रिएट हो जाते हैं तब हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, कि हमारे बैकलिंक्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। तो क्या होता है कि हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो बैकलिंक सबमिशन है, इसका मतलब है कि जब मान लो मेरी वेबसाइट पे स्टार्टिंग में सिर्फ 2 लिंक्स थे बैकलिंक्स, तो ठीक है उसकी रैंकिंग हाई होगी ही नहीं। अब धीरे धीरे जो उसका कंटेंट था वो यूनिक था, इंप्रेसिव था, तो धीरे धीरे जो हुआ कि उस पे 10 लिंक्स आ गए, फिर उस पे 20 लिंक्स आ गए बैकलिंक्स, एंड देन 30 बैकलिंक्स। अब मेरा कंडीशन क्या है कि मुझे ये इन्फॉर्म कराना है गूगल को कि मेरे पास इतने बैकलिंक्स आ चुके हैं, तो मेरी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, मेरी वेबसाइट की रैंकिंग। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम बैकलिंक्स को कभी सबमिट नहीं कराते। हम बेसिकली एक हमारा सर्च इंजन सबमिशन होता है। तो सर्च इंजन सबमिशन में हम क्या करते हैं कि जो आपका पर्टिकुलर पेज है, डिपेंड करता है कि आप पूरी वेबसाइट को सबमिट करा रहे हो या आप पर्टिकुलर पेज को अपडेट करा रहे हो। तो हम क्या करते हैं, जिस पेज के हमारे बैकलिंक्स क्रिएट हुए हैं उनको हम सबमिट करा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बैकलिंक सबमिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये बेनिफिट है ही क्या बैकलिंक सबमिशन का, हम करें क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है बैकलिंक्स की? तो बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंट है कि एसईओ बेसिकली जो हमारा मेथड है, अगर वेदर यू आर यूजिंग ऑन पेज और ऑफ पेज, वो हमारी ऑर्गेनिक लिस्टिंग को बढ़ा रहा है। यानी हम उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे, लेकिन हमारी लिस्टिंग जो है वो एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ऊपर आ रही है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट यही होता है कि अगर आपके पास बैकलिंक्स ज्यादा हैं, लेट सपोज कि हमारे पास 40 बैकलिंक्स क्रिएट हो गए, तो हमारी जो रैंकिंग है, अगर हमारी वेबसाइट 10th नंबर पे थी, तो वो वेबसाइट जो है वो आपकी 3rd नंबर पे या 2nd नंबर पे आ सकती है। ठीक है, एक सेकंड होता है रेफरल ट्रैफिक।
रेफरल ट्रैफिक क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट का ट्रैफिक है, रेफरल ट्रैफिक, वो ज्यादा होना चाहिए। अब रेफर का मतलब क्या होता है कि ये किसी और वेबसाइट से वेबसाइट ए के थ्रू कहाँ पर आ रही है, आपकी वेबसाइट बी पर आ रही है। जब किसी एक वेबसाइट से डेटा रेफर होकर दूसरी वेबसाइट पे आता है कि भाई यहाँ पे डेटा आपको बेटर मिलेगा वेबसाइट बी पर, तो उसको हम रेफरल ट्रैफिक बोलते हैं। तो जितना ज्यादा ये रेफरल ट्रैफिक होता है उतनी ही आपकी रैंकिंग हाई होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बैक टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। अब ये दिस थिंग इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप बात करते हो टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स की, तो हम कह रहे हैं कि जितने बैकलिंक्स होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे तरीके होता है बैकलिंक्स को जनरेट करने के लिए। हम कोई से भी मेथड्स को यूज कर सकते हैं, हम स्पैम बैकलिंक्स को यूज कर सकते हैं, तो नहीं। गूगल क्या है, जो गूगल के एल्गोरिथम्स हैं वो भी बहुत स्मार्ट हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपने किस टाइप के बैकलिंक्स को आपने यूज कर रखा है। तो जैसे कि बैकलिंक्स को हम 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एक होता है गुड, एक होता है बैड और एक होता है वर्स्ट। हम सिर्फ प्रेफर करते हैं कि हम सिर्फ जो हमारा गुड वाला बैकलिंक है उसी को यूज करें। बैड वाले बैकलिंक में हमारे पास चांसेस होते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है वो पेनलाइज्ड हो सकती है इन फ्यूचर, अगर फाइंड आउट हो गया तो। वर्स्ट में तो डेफिनेटली 100% चांसेस हैं कि जैसे गूगल ने आइडेंटिफाई कर लिया वो सीधे पेनलाइज करेगी आपकी वेबसाइट को। तो अब जो बैकलिंक्स हैं इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज योर टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 जो है ये गुड क्वालिटी बैकलिंक्स हैं। टीयर 2 जो है वो आपके बैड क्वालिटी बैकलिंक्स हैं जिनको हम प्रेफर नहीं करते। एंड टीयर 3, अनम्यूट योरसेल्फ, kindly unmute yourself. ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास है टीयर 3 के। ठीक है, तो टीयर 3 जो है वो वर्स्ट वाला केस है, वर्स्ट सिनेरियो, जिसमें हम प्रेफर ही नहीं करते। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी हम प्रेफर नहीं करते कि इस तरीके के हम ठीक है, इस तरह के हम लिंक्स को यूज करें बेसिकली। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि टीयर 1 की अगर हम बात करें, बैकलिंक्स हमने जनरेट कर लिए, अब वो गुड हैं, बैड हैं, वर्स्ट हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम जाते हैं टीयर 1 के अंदर, तो जो टीयर 1 बैकलिंक्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है ओके, नेक्स्ट अजय, आप म्यूट करो। अजय, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ओके, थैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि जो आपका टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स है, हमने टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स की बात कर ली, जिसमें हमने ये डिफाइन किया कि 3 टाइप्स के बैकलिंक्स होते हैं, गुड, बैड, वर्स्ट, जिसमें हमारा मेन फोकस होता है गुड बैकलिंक्स के ऊपर फोकस करना। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर गुड हम यूज कर रहे हैं बैकलिंक्स तो इसमें क्या होता है। तो जो गुड बैकलिंक होता है वो हमेशा ऑर्गेनिक लिंक बिल्डिंग करता है, उसमें कोई भी पेड वर्जन नहीं होता। जितने ज्यादा ये बैकलिंक होंगे उतनी आपकी जो रैंकिंग है सर्च के ऊपर वो इंक्रीज होती जाएगी, सर्च इंजन आपके रैंकिंग को ऊपर करता जाएगा। और ये जो लिंक्स आते हैं, तो हम बैकलिंक्स में हम कह रहे हैं कि किसी ना किसी एक दूसरी वेबसाइट से बैकलिंक क्रिएट होके हमारी वेबसाइट पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो वेबसाइट से क्रिएट होके आ रहे हैं वो एक अथॉरिटेटिव एंड क्रेडिबल वेबसाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि अब इसके साथ ड्रॉबैक क्या है। ठीक है, इसके जितने भी बैकलिंक्स क्रिएट होंगे, जैसे ही सबको पता चलेगा या सर्च इंजन आइडेंटिफाई करेगा कि आपके टीयर 1 के बैकलिंक्स है, तो वो सीधे आपकी रैंकिंग हाई कर देगा क्योंकि वो क्रेडिबल सोर्स से आए हैं, फाइन। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि इसको क्रिएट करने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता है और ये बहुत ही टफ मेथड है क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो कितना टाइम लगेगा, किसको ये आइडेंटिफाई करेगा, उसको 1 मंथ में, किसी को लगेगा आफ्टर 3 मंथ्स की हमारी वेबसाइट का ये कंटेंट अच्छा है, तो इसमें टाइम लगता जाता है। ठीक है,
अब इसके अंदर के जो मेथड्स आते हैं टियर 1 के अंदर के मेथड्स, उस पे हम बात करते हैं कि कौन-कौन से नेम्स होते हैं बैकलिंक्स के, जिनको हमें क्रिएट कर जो हमारे पास होने चाहिए अगर हमारे पास एक वेबसाइट है तो। तो एक होता है एडिटोरियल बैकलिंक्स। अब ये एडिटोरियल बैकलिंक्स क्या होते हैं? जो जर्नलिस्ट होते हैं, पब्लिशर होते हैं और ब्लॉगर होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, वो कंटेंट चेक कर रहे हैं आपकी वेबसाइट का कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट कैसा है और उनको अच्छा लगा कि भई ये कंटेंट जो है ये बहुत यूनिकली इन्हें राइट किया है और बिल्कुल ही रिलेवेंट है टू द टॉपिक। तो वो क्या करेंगे कि जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं, उनसे बैकलिंक प्रोवाइड करा देते हैं आपकी वेबसाइट पर। आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती कि कोई आपके लिए बैकलिंक को क्रिएट कर रहा है। बट वंस द बैकलिंक इज़ क्रिएटेड तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये लिंक जो है क्रिएट हो गया है। और अगर ये जो 3 बंदे हैं, जर्नलिस्ट है, पब्लिशर है, ब्लॉगर है, अगर वो इस बैकलिंक को क्रिएट कर रहे हैं, तो गूगल सबसे पहले इसको कंसीडर करता है और आपकी रैंकिंग को है हाई ले जाता है, क्योंकि उसके लिए ये सबसे ही ज़्यादा एक क्रेडिबल सोर्स है। ठीक है? अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि ये तो फर्स्ट हो गया एडिटोरियल बैकलिंक्स। इसमें सेकंड आता है रिलेशनशिप बेस्ड बैकलिंक्स। अब इसमें क्या होता है कि वो जो जर्नलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, ब्लॉगर की और कंटेंट कंट्रीब्यूटर की, वी नो दोज पर्सन्स, हमें पता है इन लोगों के बारे में और हम उनसे बोल रहे हैं प्लीज हमारी वेबसाइट जो है इस पे बैकलिंक्स आप क्रिएट कर दो, ये इसका कंटेंट यूनिक है, अच्छा है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जितने भी ब्लॉगर होंगे वो हमेशा आइडेंटिफाई कर ही पाएंगे कि इसका यूनिक कंटेंट है। ठीक है? तो हम उनको जानते हैं, वी नो देम, तो हम उनको बोलते हैं कि नहीं ठीक है, आप क्या करो बैकलिंक्स क्रिएट करो हमारे लिए। तो ये मेथड इसमें आता है। लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट खराब है, मतलब इतना रेलेवेंट नहीं है या यूनिक नहीं है, हमने भी कहीं से कॉपी करा है या कुछ डेटा को स्पिन करके हमने यूज़ किया है, तो हम ये उनसे काम नहीं करवा सकते और अगर आप करवाओगे भी तो दे आर नॉट गोइंग टू डू दिस वर्क। ठीक है? तो इसको भी जो आपका गूगल है या जितने भी सर्च इंजन है, अगर रिलेशनशिप बेस्ड बैकलिंक्स हैं, तो वो इसको भी एक जेन्युइन लिंक समझ के गुड बैकलिंक्स में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास गेस्ट ब्लॉगिंग। अब गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है? मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था कि जब कोई थर्ड पर्सन आके, मतलब कोई अननोन पर्सन आके किसी थर्ड वेबसाइट पे या थर्ड पार्टी वेबसाइट पे कोई डेटा को पोस्ट करता है, तो दैट इज योर गेस्ट पोस्टिंग, उसको हम बोलते हैं। ठीक है? अब यहाँ के अगर हम सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए हमने आइडेंटिफाई किया कि चलो लेट सपोज रोल नंबर नंबर 2 था। रोल नंबर 2 के पास बहुत ही अच्छा कंटेंट है, ठीक है? लेकिन उसके पास कोई वन कंटेंट मिसिंग है और वो जो वन कंटेंट मिसिंग है वो मेरी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगी बेसिकली, मैं उसको इन्फॉर्म कर दूँगी कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस लिंक, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रही हूँ, बट इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, आप बैकलिंक दे दो मेरी वेबसाइट पे। मैं ये डेटा आपको दे रही हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं कोई अमाउंट नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप क्या करोगे कि आप एक बैकलिंक दे दो मेरे उसके ऊपर, मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो मेरा बैकलिंक जनरेट हो जाएगा, एक अच्छी वेबसाइट के थ्रू जनरेट हो जाएगा। तो ये होती है गेस्ट ब्लॉकिंग। हम अपनी, अगर हमारी वेबसाइट है, हम हमारी वेबसाइट के लिए भी किसी कंटेंट को लिख सकते हैं, वो भी हो सकती है गेस्ट ब्लॉकिंग के अंदर आ सकती है। हम क्यों करते हैं ऐसा? ट्रैफिक को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट पे, क्रेडिबिलिटी किसी भी ब्रांड की या जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको इम्प्रूव करने के लिए, और रिलेशनशिप, हम जिस सर्विस इंडस्ट्री में, मीन्स हम जिस बिजनेस में, अगर हम फोन के बिजनेस में, हम लैपटॉप के बिजनेस में, तो उसमें अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए। ये हो गया था टियर 1। अब टियर 2 का बैकलिंक्स है, उसकी क्वालिटी बैड होती है, हम इसको प्रेफर नहीं करते। और जब गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो मे भी उनको पेनलाइज कर सकते हैं। ठीक है? अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और उसमें एफर्ट भी नहीं लगता। ठीक है? अब इसके अंदर कौन-कौन सी इसके टेक्निक्स होती हैं टियर 2 की, और ऐसा नहीं है टियर 2 यूज़ में नहीं आती, टियर 2 यूज़ में आती है, लेकिन हम फिर भी प्रेफ़र नहीं करते अगर हम अपनी वेबसाइट की बात करते हैं तो। अब इसमें उसमें हमने पढ़ा था गेस्ट पोस्टिंग और ब्लॉगिंग। तो गेस्ट ब्लॉगिंग जो है या गेस्ट पोस्टिंग है, बोथ आर द सेम थिंग। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं टियर 2 के अंदर, उसमें हम बोल रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग एट स्केल। तो स्केल का मतलब क्या होता है कि जैसे लेट सपोज किसी बंदे ने मुझे कोई डेटा प्रोवाइड किया, ठीक है? या लेट सपोज उसने मुझे बैकलिंक प्रोवाइड किया है। अब क्या होता है कि जो डेटा प्रोवाइड किया गया है मेरी वेबसाइट को, सेम वही डेटा उसने स्पिन करके, मीन स्पिन का मतलब है कि कुछ चेंजेस कर दिए उसी डेटा के अंदर, और वो मल्टीपल जो दूसरी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को थी उनको भी प्रोवाइड कर रखा है। तो यानी एक तरीके से सेम डेटा के उसने मल्टीपल लिंक्स बना रखे हैं, बैकलिंक्स को क्रिएट कर रखा है सेम डेटा को लिटिल बिट स्पिन करके।
तो ये चीज तो फाइन है, जब तक चल रही है किसी को नहीं पता चल रहा, लेकिन जैसे ही वेब क्रॉलर ने या किसी बॉट ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो वो सीधे इसको पेनलाइज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेडर, फुटर एंड साइड बार लिंक्स। आप हमेशा नोट करना कि अगर कहीं भी लिंक्स, हम मेन फोकस किस पे करते हैं, हम मेन फोकस हमेशा अपने कंटेंट पे करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्ले हो रहा है, जो सेंटर में डिस्प्ले होता है। अगर हेडर में या फुटर में या साइड्स में कोई लिंक्स आते हैं तो हम कभी उनको, मतलब 95% केसेस में हम उनको चेक करके नहीं देखते कि इन लिंक्स में क्या आ रहा है। तो वो वाले जो लिंक्स होते हैं हेडर, फुटर एंड साइड बार लिंक्स, अगर आप इसके अंदर भी कोई लिंक्स को क्रिएशन कर रहे हो, लिंक्स का क्रिएट कर रहे हो, तो उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं होती और वो नॉर्मली नो फॉलो लिंक्स में जाता है, यानी जिसको अगर आप फॉलो कर भी लेंगे, अगर आप उन लिंक्स पे चले भी जाएंगे तो भी आपको कोई वैल्यूएबल रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो आता है टीयर 3 बैकलिंक्स। टीयर 3 बैकलिंक्स होते हैं, ये वर्स्ट होते हैं डेफिनेटली। इसमें अगर आपकी वेबसाइट के पास टीयर 3 के बैकलिंक्स है तो वो पेनलाइज्ड होगी। ठीक है, वो 1 मंथ में होगी, 2 मंथ में होगी, लेकिन आजकल जो गूगल, जैसे गूगल का पेंगुइन है, आपका एल्गोरिथम्स है, पांडा है, ये बहुत जल्दी जितने भी बैकलिंक्स होते हैं जो स्पैम के थ्रू इन मेथड से क्रिएट किए गए होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके सीधे पेनलाइज्ड करता है। तो अब बैकलिंक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आते हैं 2 मेथड आते हैं आपके पास। एक आता है इसके अंदर पेड लिंक्स। ठीक है, पेड लिंक्स के अंदर क्या है कि मैंने अमाउंट पे किया कि आप उसे 1 लाख ले लो और आप 100 बैकलिंक्स जो हैं वो क्रिएट करके दे दो। तो अगर आप सोचो कि अगर आप किसी बंदे को इतना पे कर रहे हो और अपने बैकलिंक्स करा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है या इतनी अच्छी नहीं है, उसका कंटेंट इतना यूनिक नहीं है कि आप ये बिलीव कर सको कि एक ऑर्गेनिक वे में हम उसको आगे ले जाएं, तो आप उसके लिए पे कर रहे हो। ठीक है, तो पे करके जब भी आप अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करोगे तो वो जो वेबसाइट्स होंगी, उस बंदे ने ले लिया मुझसे 1 लाख और ही इज रेडी कि ठीक है मैं क्या करता हूँ कि मैं ये बैकलिंक्स क्रिएट कराऊंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड वेबसाइट से आपके बैकलिंक्स क्रिएट कराएगा। ये बैकलिंक्स कौन सी वेबसाइट के थ्रू आएंगे आपके पास? जो एवरेज वेबसाइट्स होंगी या जिनकी जो रैंकिंग है बहुत लो होगी। अगर लो रैंकिंग वाली वेबसाइट आपके पास आती हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है वेबसाइट की या जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव नहीं हो। ठीक है, और इसके लिए आपने पे किया, अगर गूगल ने इसको एनालाइज कर लिया कि थर्ड पार्टी के थ्रू आ रहे हैं सारे बैकलिंक्स क्रिएट होकर, तो वो उसको पेनलाइज करेगी। नेक्स्ट आता है आपका कमेंट स्पैम। इसमें क्या होता है कि हम 1000 ऑफ बैकलिंक्स को जो है उनको हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी हमारे लिए किसी हेल्प का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिंक्स हम क्रिएट करेंगे ये नो फॉलो बैकलिंक्स होंगे। नो फॉलो का मतलब है कि ये बैकलिंक्स, जैसे मान लो मैंने बैकलिंक क्रिएट कर दिया और मैंने लिखा कि ये वाला जो टॉपिक है ये उस वाली वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन उस टॉपिक से रेलेवेंट ही कोई डेटा उस वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं होगा। तो अगर इस तरीके से हम लिंक लेके आ रहे हैं, या लेट सपोज कि एपेक्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और मैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे लिंक कर सकती हूँ? अगर मुझे वर्क करना है, अगर मैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में वर्क कर रही हूँ तो मैं इंटरनली वर्क करूंगी, तो आपस में उनकी लिंकिंग करूंगी। लेकिन मैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी से एपेक्स यूनिवर्सिटी में नहीं जाती लिंक के लिए। अगर मैं चले गई तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है वो कमेंट स्पैम को यूज किया गया है, एक रॉन्ग मेथड को यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर हम या एक ऐसा एग्जांपल लो कि शू कंपनी की कोई वेबसाइट है और हम क्लोथिंग की वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं, तो हमारा बैकलिंक है वो शू वाली कंपनी से कैसे क्रिएट होके आ सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और अगर लिंक क्रिएट किया गया है तो ये इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि आपस में कोई लिंक है ही नहीं। तो जब लिंक है ही नहीं तो क्या होगा कि जो आपकी गूगल के एल्गोरिथम्स हैं वो उसको पेनलाइज करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है बैकलिंक्स थर्ड जो है टीयर थर्ड का, बैकलिंक्स फ्रॉम इररेलेवेंट वेबसाइट। इररेलेवेंट वेबसाइट में वही आ जाएंगे कि आपस में उनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी सेम वही थिंक हो गई कि अगर शू की वेबसाइट है उससे आप क्लोथ की वेबसाइट पे लिंक सेंड कर रहे हो, तो जब शू की कंपनी है तो वो शू से रेलेवेंट ही डेटा आपको देगी। अगर आप उसके थ्रू किसी क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग में या किसी स्टेशनरी की मैन्युफैक्चरिंग साइट पे जाते हो तो उनके बीच में कोई रेलेवेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। और इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं आपके वेब क्रॉलर्स। वो सबसे पहले उस वेबसाइट को एनालाइज करेंगे, उसके साइट मैप्स को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके जब वो पूरा यहाँ तक आएंगे तब वो फाइंड आउट कर लेंगे इजीली कि दोनों जो वेबसाइट्स हैं उसमें किसी भी तरह की कोई सिमिलैरिटी नहीं है कंटेंट वाइज। तो जैसे वो ये आइडेंटिफाई करेंगे सीधे आपकी जो साइट है वो क्या होगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी या पेनलाइज्ड हो जाएगी। ठीक है,
आपका ये वाला जो टॉपिक है बैकलिंक्स का वो खत्म हो गया है। इसमें बेसिकली हमने किया क्या है बैकलिंक्स वाले में, कि हमने आपको ये बताया कि कितने टाइप्स के बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है, और बैकलिंक्स क्रिएशन हम करते क्यों हैं, इसका बेनिफिट क्या है। तो बैकलिंक सबमिशन के अंदर सबसे पहले आपको यही बताना होगा डायग्राम के साथ, ठीक है। तो वन टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है आपका बेसिकली सर्च इंजन सबमिशन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सर्च इंजन सबमिशन की, तो इसके अंदर हम कर क्या रहेंगे, आपका सेकंड टॉपिक है सर्च इंजन सबमिशन। इसमें मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, मैंने एक वेबसाइट बना ली। वेबसाइट बना के मैं क्या करती हूँ कि मेरी वेबसाइट को मैं कह रही हूँ मुझे सबमिट कराना है गूगल को, कि मेरी वेबसाइट सबमिट करो। गूगल क्या कह रहा है कि वेट इन द लाइन, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट है सबमिशन के लिए, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो कि ये सर्च इंजन सबमिशन एक्चुअली है क्या और हम कर क्यों रहे हैं। सर्च इंजन सबमिशन का मतलब है कि जो भी वेबसाइट मैंने बनाई है, या अगर मैंने कोई ब्लॉग बनाया है, अगर मैंने कोई अपडेट किया है मेरी वेबसाइट पे, मॉडिफिकेशन किया है, तो वो इंफॉर्मेशन मैं सर्च इंजन को दे रही हूँ। अब मैं सर्च इंजन को इंफॉर्मेशन दे क्यों रही हूँ। सर्च इंजन को इन्फॉर्मेशन देने का रीजन ये है कि अगर मैं वेट करूं कि सर्च इंजन खुद ही आइडेंटिफाई कर ले मेरी वेबसाइट को मैंने अपलोड कर दिया है, तो उस कंडीशन में जो सर्च इंजन है वो थोड़ा टाइम लेगा। उसके वेब क्रॉलर्स आएंगे, वो क्रॉल करेंगे पूरी वेबसाइट पे, तब जाके उसकी इंडेक्सिंग होगी। इट विल टेक 3 मंथ 6 मंथ, ठीक है, इतना टाइम लग सकता है। अगर मैं पहले ही उसका सबमिशन करा देती हूँ, तो इस कंडीशन में क्या है कि जो सर्च इंजन है गूगल, वो क्या करेगा, जैसे ही ये सारा डेटा उसके पास सबमिट हो जाएगा वेबसाइट सबमिशन का, तो उसके बाद वो उसकी इंडेक्सिंग कर देगा। इंडेक्सिंग का मतलब है जितने भी पेजेस मेरे पास हैं, जो मैंने साइट मैप उनको प्रोवाइड किया है, साइट मैप कंटेन करता है पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेबसाइट, या मैंने जो वेबसाइट करी है उसका हर एक अंदर का कंटेंट की मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, उसकी लिस्टिंग जो है वो ऑलरेडी किसके पास चले गई है, गूगल के पास। जैसे ही गूगल के पास इसकी लिस्टिंग जाएगी, तो जो मेरी रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी और वो टॉप पे आ जाएगी, क्योंकि सबमिट हो चुका है। अगर कंटेंट वंटेंट सब कुछ आपका रेलिवेंट है, अप टू द मार्क है, और आप बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ठीक है। इसलिए हम सर्च इंजन का सबमिशन करते हैं। बेसिकली वी आर सबमिटिंग आवर वेबसाइट टू द सर्च इंजन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाला पॉइंट है कि सबमिशन डज नॉट अफेक्ट हाउ वेल अ वेबसाइट विल रैंक। सबमिशन क्या होगा, इसको अगर हम देखें, अगर मान लो कि मेरा जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, तो ये वाली, या रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है, दोनों ही चीज, तो ये चीज सर्च इंजन क्रॉलिंग करने से पहले आपने सबमिट कर दिया, उसकी इंडेक्सिंग हो रही है। जब हमने सबमिट कर दिया तो हमारा वर्क तो वहीं फिनिश हो गया। अब सर्च इंजन का वर्क स्टार्ट हो गया। अब सर्च इंजन क्या करेगा, उसको पता चल गया कि ये वाली वेबसाइट आ चुकी है, आने के बाद वो उस पर क्रॉलिंग स्टार्ट कर देगा पूरा, ठीक है, जितने भी वेब स्पाइडर्स हैं। अगर हम सबमिट नहीं करते तो यही काम जो है ये 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट होता ये, लेकिन ये अब हमने सबमिट कर दिया तो ये वर्क अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो इंडेक्सिंग तो कर देगा कि ठीक है ये सबमिट हो गई है, इसकी इंडेक्सिंग, अब वो क्रॉल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे ही मैंने सबमिट किया वैसे ही उसकी रैंक ऊपर चली गई। सबमिट करने का मतलब होता है कि उसने अपने कैटलॉग में, अपने इंडेक्सिंग वाले पार्ट में डाल दिया कि ये वाला जो डेटा है ये अवेलेबल है। अब एक बार जब क्रॉलर्स आके आपकी पूरी वेबसाइट को क्रॉल कर जाएंगे, तब क्या होगा, वो डेटा आपके रेलेवेंट सेक्टर्स में चला जाएगा कि हाँ ये वाला जो है ये प्रॉपर लिंक है, और ये जो डेटा है ये प्रॉपर है, यूनिक है, तब जाके आपकी जो रैंकिंग होगी वो हाई होती जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं, तो सर्च इंजन सबमिशन के दो मेथड्स होते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग तो ये है कि अगर आपने एक बार वेबसाइट बनाई है तो आप सर्च इंजन सबमिशन करा सकते हो, ठीक है, तो आप पूरी वेबसाइट का कराओगे। तो सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे इसमें सबमिट द एंटायर साइट, तो आपने अपनी पूरी ही वेबसाइट उसको गूगल को बता दी कि मुझे इसका सबमिशन करना है, ठीक है। अब मान लो मेरी जो वेबसाइट है वो 4 years ओल्ड है, और अब मैंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया आफ्टर 4 years, तो अब मैं क्या करूंगी कि पूरी वेबसाइट तो सबमिट कराने का कोई मतलब है ही नहीं, तो 1 पेज एट अ टाइम मैं उसको सबमिट कराते जाऊंगी, जिस जिस पेज में मेरे मॉडिफिकेशन हुए हैं, या फिर जिस जिस पेज में मान लो बैकलिंक्स जनरेट होके आए हैं बहुत अच्छी वेबसाइट से, तो मैं उसको सबमिट कराऊंगी। तो दो मेथड होते हैं, या तो आप पर पेज सबमिशन करा सकते हो, या आप पूरी कंप्लीट जो अपनी वेबसाइट है या ब्लॉग है उसका सबमिशन करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका कि टाइप्स ऑफ सबमिशन। अब सबमिशन आप कैसे करा सकते हो, सबमिशन आप मैन्युअली भी करा सकते हो और ऑटोमेटेड मैनर में भी करा सकते हो, ठीक है। तो मैनुअल सबमिशन का मतलब होता है कि हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, जो यूआरएल होता है ना वो ऐड कराना पड़ेगा,
कि ये वाला यूआरएल है, ये पर्टिकुलर पेज का है और ऐसे आप ऐड करा रहे हो। ये जो मेथड चलते थे ये अभी 2018 तक चलते थे यूआरएल मेथड जो है, लेकिन अब जो है 2018 के बाद इनने क्या किया कि साइट मैप के कंसेप्ट को इंक्लूड किया ज्यादा। तो ये साइट मैप का कंसेप्ट क्या कहता है कि आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो, हमेशा वेबसाइट का साइट मैप होता है। वो बताता है आपका, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था पिछली बार, कि वो ये इन्फॉर्म करता है कि आपका जो वेबसाइट है उसका नेविगेशन कैसे हो रहा है, यानी आप ए पार्ट से फर्स्ट पेज से सेकंड पेज, सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आप कैसे जा रहे हो, उसका पूरा जो डिटेल है एक तरीके से इंडेक्स फॉर्म में, जैसे कि बुक्स के कंटेंट्स होते हैं आपके पास लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड अवेलेबल रहता है। तो आप ये वाली इंफॉर्मेशन आप किसको प्रोवाइड कराते हो, गूगल को प्रोवाइड करते हो। तो अगर आप करंटली अपनी वेबसाइट को सबमिट भी कराओगे अभी, तो भी आप यही वाला मेथड यूज करोगे। आप गूगल के सर्च कंसोल में जाओगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड साइट मैप सबमिशन का टॉपिक मिलेगा, आप उस पर जाना, क्लिक करना अपने साइट मैप सबमिशन को जो आपकी वेबसाइट का साइट मैप है, और ये क्या होगा, जैसे आप सबमिट करोगे ये डायरेक्टली गूगल के पास इसकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया मैनुअल सबमिशन, एक हो गया आपका ऑटोमेटिक सबमिशन। अब नेक्स्ट इसमें लास्ट टॉपिक है कि बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स ये है कि आप एक तरीके से सबमिट करके जो आपकी गूगल है, याहू है, बिंग है, जो भी सर्च इंजन आप यूज कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि हाँ हम भी मार्केट में प्रेजेंट हैं या हमने भी अपनी नई वेबसाइट बना ली है। ठीक है, तो जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप सबमिट करके सीधे के सीधे गूगल को इन्फॉर्म कर देते हो। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है आपको कि ये इंडेक्स हो जाता है मल्टीपल सर्च इंजन में। मल्टीपल सर्च इंजन में ये अपग्रेड हो जा इंडेक्स हो जाती हैं आपकी फाइल्स, जस्ट लाइक गूगल में, याहू में, एमएसएन के अंदर। ठीक है, और थर्ड पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि डिस्कवर्ड क्विकली बाय वेब स्पाइडर। सेम थिंग है कि अगर आपने सबमिशन नहीं कराया तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कि जब वेब स्पाइडर आएंगे आपकी पूरी साइट को क्रॉल करेंगे और फिर जाके इंडेक्सिंग करेंगे। ठीक है, और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी है। ठीक है, क्योंकि हम वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग, हम जब सबमिट करा रहे हैं तो सबमिशन के लिए हम कोई चीज पे नहीं कर रहे हैं, तो जब आप पे नहीं कर रहे तो इट इज अ इजी मेथड, एक तो जल्दी भी हो रहा है आपका वर्क और आप उसको पे भी नहीं करना। और उसका मेन बेनिफिट क्या होगा कि जब आप करा दोगे, ठीक है, और एक बार सर्च इंजन पूरा क्रॉल कर लेगा आपकी वेबसाइट को वेब क्रॉलर्स के थ्रू, तो वो आपकी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव कर देगा। लेकिन रैंकिंग सिर्फ सबमिशन से इम्प्रूव नहीं होती, रैंकिंग आपकी वेबसाइट के जो ऑन पेज मेथड्स होते हैं या ऑफ पेज मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, उनसे इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज कंप्लीट हो गए हैं अभी। अब हम जाते हैं थर्ड टॉपिक पर, दैट इज योर गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, अब गूगल एनालिटिक्स बेसिकली है क्या, पहले तो हम इसकी बात करते हैं। ये कह रहा है कि ये गूगल का एनालाइज मेथड है। एनालिटिक्स मींस एनालाइज कर रहा है वो आपकी वेबसाइट को। ठीक है, तो उसमें वो ये एनालाइज कर रहा है कि कितने विजिटर्स हैं जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। ये थर्ड टॉपिक है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, सबसे पहले हमने किया था बैकलिंक एंड बैकलिंक सबमिशन, सेकेंड हमने किया था सर्च इंजन सबमिशन, एंड थर्ड इज योर गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, अब गूगल एनालिटिक्स क्या कहता है कि लेट सपोज मैंने मेरी वेबसाइट है मेरे पास और वो कोई प्रोडक्ट को सेल करती है। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स को मैं क्यों यूज करूंगी, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितने पीपल्स मेरी वेबसाइट पर आए, कौन कौन से सोर्सेस से वो मेरी वेबसाइट पे आए, कितना टाइम उनने स्पेंड किया मेरी वेबसाइट के ऊपर, उनमें से कितने बंदे हैं जो कन्वर्ट हुए यूजर से कस्टमर में। ठीक है, कि लेट सपोज वही है, पुराना हम एग्जांपल लेते हैं लेदर जैकेट्स का, कि अगर मान लो जयपुर में इतनी ठंड है ही नहीं, ठीक है, और अगर मैं नॉर्मल अपनी वेबसाइट लॉन्च करके वर्क कर रही हूँ तो मुझे लॉस होगा ही होगा, क्योंकि अगर कोल्ड है ही नहीं तो मेरा जो जैकेट्स का या वूलन्स का बिजनेस है वो यहाँ पे चलेगा नहीं। अगर मैं इसके लिए गूगल एनालिटिक्स को यूज करती हूँ तो वो मुझे आइडेंटिफाई करके ये बता देगा कि कश्मीर वाली जो साइट है या चंडीगढ़ साइट है, हिमाचल की साइट है, वहां पे ज्यादा ठंड है, तो वहां के विजिटर रिफ्लेक्ट होकर हमारी साइट पे आ रहे हैं। तो गूगल एनालिटिक्स को यूज करने का मतलब होता है कि हम ये चीज आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे यूजर कहाँ से आ रहे हैं, किनको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, रेदर देन अब मैं फोकस करूं जयपुर पे, मेरा मेन फोकस क्या होगा, जो कोल्ड रीजन के एरियाज हैं उन पे फोकस होगा। ठीक है, तो मेरा जो बिजनेस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो गूगल एनालिटिक्स एक वो वे है जो ईच एंड एवरीथिंग बताती है कि कैसे लोग आते हैं, ठीक है, कितना टाइम वो स्पेंड करते हैं आपकी वेबसाइट पर, और किस तरीके से वो कस्टमर में चेंज हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ से एक्सप्लेन करता है। ठीक है,
अब आपने इसको समझ लिया, वो इजी हो जाएगा। तो गूगल एनालिटिक्स का मतलब ही ये है कि कितना अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट के पास, वो कौन कौन से सोर्सेज से आ रहा है, वो किसी सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है या किसी बैकलिंक से जनरेट होके आ रहा है, ब्लॉग से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि गूगल एनालिटिक्स जो जैसे गूगल एनालिटिक्स बेसिकली जो आपका एक टूल है, इसको आप डायरेक्टली इंस्टॉल भी कर सकते हो आपके वर्डप्रेस के ऊपर जैसे, ठीक है। तो ये वाला जो टूल है ये आपको ये भी इंफॉर्मेशन देगा कि कितने विजिटर्स आए, कहाँ कहाँ से विजिटर्स आए, लोकेशंस, उनने वेबसाइट के किस पेज पे कितना टाइम स्पेंड किया, किस सर्विसेज को कितने टाइम तक एक्सेस किया, किस प्रोडक्ट को एक्सेस किया, और उसके बाद उनको कौन सा सबसे ज्यादा एक्सेस होने वाला पेज कौन सा था, कौन से कीवर्ड पे सबसे ज्यादा फोकस हुआ है, और अगर उस पे बाउंस रेट डेवलप हुई है, बाउंस रेट डेवलप होने का मतलब है कि वो हमारी वेबसाइट पे आए लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कहीं प्रॉब्लम लगी, या तो पेमेंट देने में या फिर किसी प्रोडक्ट को एक्सेस करने में, वो उनने देखा, यूजर्स आए, वेबसाइट को एक्सेस किया बट दे लेफ्ट इन द मिडल, ठीक है, उनने बाय नहीं किया। तो ये बाउंस रेट तक की सारी इंफॉर्मेशन देता है गूगल एनालिटिक्स। अब ये वाला एक एग्जांपल है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देखते हैं। ये हमारे कस्टमर्स हैं, तो यानी ये मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पे 3 कस्टमर्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग मेरे को गूगल एनालिटिक्स ये बताएगा। सेकंड मुझे बताएगा कि ये बंदा कहाँ से आया है, ये बंदा कहाँ से आया है और ये बंदा कहाँ से आया है, लोकेशन क्या है, ठीक है। लोकेशन का मतलब है इनके सोर्सेज क्या है, ये यूट्यूब से आ रहे हैं, ये फेसबुक से आ रहे हैं, किसी वेबसाइट के थ्रू आ रहे हैं, ब्लॉग के थ्रू आ रहे हैं, तो डेटा का सोर्सेज क्या है, इंस्टाग्राम के थ्रू आ रहे हैं। तो हमने ये 2 थिंग्स आइडेंटिफाई करी, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स एंड सेकंड थिंग देयर लोकेशंस या देयर सोर्सेज फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये सब यहाँ पर आए, ठीक है, इनने सर्विसेज को कितने टाइम तक एक्सेस किया, इनने कौन से प्रोडक्ट्स को एक्सेस किया, किसका डिस्क्रिप्शन चेक हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट मैक्सिमम टाइम एक्सेस हुआ है, उस सब को हमने यहाँ पे एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद कितने बंदों ने उसको कार्ट में डाला और परचेज के लिए गया, यानी फाइनल गोल अचीव किया। तो इस चीज को, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये गूगल एनालिटिक्स का ही प्रोसेस है, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी, बिकॉज आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम टू, एक पॉसिबिलिटी होती है बाउंस रेट। यहाँ पे बाउंस रेट कहती है कि ये 3 बंदे थे, ये मेरी वेबसाइट पे आए, बस वेबसाइट के इनने स्टार्टिंग के 3 पेज एक्सेस किया और ये चले गए, पहली बाउंस रेट यहाँ पे डेवलप हो सकती है। सेकेंड बाउंस रेट हो सकती है कि उन्हें प्रोडक्ट तक लिया और उन्हें कार्ट में प्रोडक्ट को प्लेस कर दिया मल्टीपल टाइम। जब हम अमेजन पे शॉपिंग करते हैं, हम भी यही करते हैं कि हम कार्ट में 7 या 8 अगर हम ड्रेसेस देख रहे हैं या कुछ भी कमोडिटी देख रहे हैं, हमने प्लेस कर दी, फिर लास्ट में हम बैठ के सिलेक्शन करते हैं कि 7 में से हम 5 ही लेंगे, ठीक है। तो वो वाला कार्ट में कितनों ने प्लेस किया और कार्ट में प्लेस करने के बाद कितनों ने उसको छोड़ा आइटम को, दैट इज ऑल्सो सेकेंड बाउंस रेट। थर्ड आ गया कि जब पेमेंट करने लगा कार्ट में डाल के बंदा, तब क्या बाउंस रेट आई है। तो यहाँ पे 3 तरीके से बाउंस रेट को डिटरमाइन किया जाता है, वेबसाइट के ऊपर, सेकंड आपके कार्ट के ऊपर, और थर्ड आप जब पेमेंट देने जाते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कि आप गूगल एनालिट व्हाट कैन यू डू विद गूगल एनालिटिक्स से आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक हो। तो गूगल एनालिटिक्स से हम डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्विजिशन, बिहेवियर, कन्वर्जन। ये सीधे से समझाती हूँ आपको नेक्स्ट से। अब जो एक्विजिशन है, एक्विजिशन कहता है कि हाउ यू, ये एक फनल है, जिसका हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये एक फनल होता है। अब फनल के अंदर 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, अवेयरनेस, दिस इज नॉट इवेल्युएशन, दिस इज बिहेवियर, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लेना। पहला पॉइंट होता है आपका अवेयरनेस, सेकंड पॉइंट होता है आपका इवेल्युएशन, एंड थर्ड होता है आपका कन्वर्जन। अब अवेयरनेस क्या कहता है, अवेयरनेस कहता है कि तुम्हें जो ट्रैफिक मिला है वो कैसे मिला है, सोर्सेज क्या है ट्रैफिक के, दैट इज योर अवेयरनेस। कि आपने यूजर को इन्फॉर्म कराया, तो आपने इसके लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करी थी, फेसबुक पे कोई ऐड दिया था, या किस तरीके से मेथड आपने यूज किया है, ठीक है। एक्विजिशन बेसिकली यानी आपके सोर्सेज क्या है, यूट्यूब है आपके सोर्सेज ट्रैफिक के आने के, यानी ट्रैफिक को इन्फॉर्म करने के सोर्सेज क्या थे जहां से आपके पास ट्रैफिक आया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपने यूज किया है, वो सब। बिहेवियर का मतलब है कि एक्चुअली जब विजिटर आए आपकी वेबसाइट पे, तो उनने क्या क्या डेटा एक्सेस किया, कितना टाइम स्पेंड किया पर्टिकुलर सर्विस पे या प्रोडक्ट पे, वो चीज इंफॉर्मेशन आती है। और थर्ड आया आपका कन्वर्जन, कि कितने यूजर्स आए और उसमें से फाइनली कस्टमर कितने बने। तो मेन जो फोकस होता है वो हमारा कन्वर्जन रेट पे ही होता है, कि लीड कितनी जनरेट हुई, यानी मैक्सिमम हमारे कितने जो बंदे हैं उनने बाय किया हमारे प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को। तो ये सब कुछ कौन एनालाइज करता है, हमारा
हमारा ये चीज एनालाइज करता है बेसिकली आपका गूगल एनालिटिक्स के थ्रू वेबसाइट में एनालाइज